तो दिल्ली को रेखा सरकार का लेकर के क्या नया प्लान है? 100 दिन का एक्शन प्लान आखिरकार कैसे काम करेगा? और इस पर न्यूज 18 इंडिया ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की। शपथ ग्रहण से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। शपथ लेती हूं कि रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक और दिल्ली में नई सरकार का आगाज। इसी के साथ ही दिल्ली को मिल गई है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। नई सरकार में जश्न के बीच अब शुरू हो गई है 4 चैलेंज पूरा करने की प्रक्रिया। रेखा सरकार के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे पूरा करने के लिए उनके पास 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार है। पीएम मोदी के विजन को दिल्ली में अमली जामा पहनाने के लिए टीम रेखा गुप्ता पूरे एक्शन में है। दिल्ली के चुनावी रण में यमुना की सफाई बड़ा अहम मुद्दा रहा है। रेखा सरकार की प्राथमिकताओं में यमुना की सफाई सबसे पहले नंबर पर है। दिल्ली की नई सरकार के सामने चुनौती है कि वो दूषित यमुना को पूरी तरह साफ करें। आपको लगता है कि मां यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। देखिए, ये सोच में विकार है। जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। मां यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया, और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई, और हम आज यमुना मां से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार के सामने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की चुनौती है। उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज की पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी, और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी में साफ सफाई का मुद्दा हमेशा से ही बना रहा है। दिल्ली के चुनाव में भी गंदगी, साफ सफाई का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के सामने साफ सफाई की चुनौती और जगह जगह फैली गंदगी से दिल्ली वालों को जल्द राहत देने की उम्मीद है। साफ पानी, साफ हवा, गंदगी को बाहर करना, साफ यमुना जी को लेके आना, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। दिल्ली को दोबारा से दिल्ली बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा चुनावी समर में छाया रहा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सड़कें दे। की चुनौतियां तो हर कार्य में होती है, और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं। आज पर अच्छी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विजन दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है, और हम लोग मिल करके दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे, और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। ये दिल्ली की नई सरकार के वो प्रमुख एजेंडे हैं जिससे जल्द विकसित दिल्ली को बनाने में मदद मिलेगी। आस्था के रंग देखने को मिले, और इसी बीच अर्जी वाले बाबा भी काफी चर्चाओं में रहे। बड़ी संख्या में आए लोगों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाई। रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ मेले में जहां अखाड़े और नागा सन्यासी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं सेक्टर 20 स्थित अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में पूरे मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। अपनी मनोकामनाओं को लेकर अर्जी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान की सबसे ज्यादा चर्चा रही। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्जी लगाई। दरअसल ये अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल के पास स्थित है, और इसके पीठाधीश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज। अर्जी वाले हनुमान उज्जैन के पीठाधीश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज के मुताबिक महाकुंभ मेले के दौरान 18 फरवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने हनुमान जी को अर्जी लगाई है। तो प्रतिदिन यहाँ 20 से 25,000, 30,000 यहाँ
बहुत आधा किलोमीटर की लाइन अर्जी लगाने के लिए हर दिन कुंभ में लगती रही और मैं समझता हूं कि 3.5-4 लाख भी हो सकती हैं, क्योंकि गिनती नहीं की है। इतनी अर्जियां इस कुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान को लोगों ने प्रेषित की हैं। सभी अर्जियों को यहां से उज्जैन हनुमान जी के मंदिर में भेज दिया गया है। उनके मुताबिक अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल मंदिर के पास में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से 3 बार अर्जी लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं समझता हूं कि अर्जी वाले हनुमान उज्जैन जो आकर अपनी 3 बार अर्जी लगाएगा, हनुमान जी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। 3 बार का विधान ये है कि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब एक बार आपने विनय की, दूसरी बार आप भावनात्मक जुड़े और तीसरी बात आप समर्पण से जुड़े, क्योंकि बिना समर्पण के कहीं कुछ नहीं है। तो आपकी समर्पण की भावना अगर है तो निश्चित हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जो श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ पर अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही वजह रही कि अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी लोगों को इस बात से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। परंतु यहाँ एक बात है कि जिस भावना से आपने अर्जी लगाई होगी, उसी भावना के अनुरूप आपकी कामना पूरी होगी। अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर उज्जैन में स्थित है। साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु उज्जैन मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान ही करीब 5 लाख लोगों ने अपनी अर्जियां लगाई हैं, जिसे उज्जैन भेजा गया है। ये सभी अर्जियां हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी को भेंट की जाती हैं। आधुनिक दौर में न केवल चिट्ठी लिखकर श्रद्धालु अर्जी लगाते हैं, बल्कि ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास 1 से 1.5 करोड़ अर्जियां पूरे पिछली हनुमान जयंती से लेके अब की हनुमान जयंती तक इकट्ठी हो गई। क्योंकि लोग बाग क्या है कि ईमेल से भी अर्जी लगाते हैं, फोन से भी अर्जी लगाते हैं, व्हाट्सएप से भी अर्जी लगाते हैं और लिखित में तो आके लगाते ही हैं। मतलब डिजिटल पूरी तरह से अर्जी लगाई जा रही है। देखिए, अब हनुमान जी तो पहले से ही डिजिटल हैं, पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में लागा। तो हनुमान जी तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी के गुरु हैं, इसीलिए सब लोग हनुमान जी के लिए एक ही बात कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्जी के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन सभी अर्जियों का विधि विधान से हवन किया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को पड़ रही है, इसीलिए 12 अप्रैल के आसपास मंदिर की कमेटी के निर्णय के मुताबिक अर्जियों को हनुमान जी को समर्पित किया जाएगा। देखिए, हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जयंती के दूसरे दिन या एक दिन पहले कोई एक विशेष आयोजन हम करते हैं और उसमें पूरी जितनी आज तक की अर्जियां हैं उनकी पुनः अर्जी लगा के और फिर उनका हनुमान जी के मंत्रों से, विशिष्ट मंत्रों से हवन कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ अर्जी कोई पढ़ता नहीं है, यहाँ अर्जी में सब लोग अपने नाम, पते, फोन नंबर लिखते हैं, फिर भी यहाँ अर्जियों को कोई पढ़ता नहीं है। जैसी आपकी अर्जी है वैसी की वैसी अर्जी एक थैली में पैक करके, एक कपड़े की थैली में पैक करके हनुमान जी को प्रेषित की जाती हैं। इस बार जो है 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ रही है, जबकि इन अर्जियों को डिस्पोज किया जाएगा, अर्जियां हनुमान जी को लगाई जाएंगी और उसी से हवन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। वालों की तादाद जो है वो दिन रात बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के समापन में अब 1 हफ्ते का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में जो लोग अब तक महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सके हैं, उनका टारगेट इन्हीं चंद दिनों में त्रिवेणी में स्नान करना है। बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो इंतजार कर रहे थे कि अंतिम दौर में भीड़ कम होगी और इत्मीनान से दर्शन करेंगे। लेकिन महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था ने जब से महाकुंभ शुरू हुआ तब से अब तक किसी भी वक्त संगम की धरती को खाली नहीं होने दिया। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में जहां आंकड़ा प्रतिदिन 50 लाख के एवरेज से चल रहा था,
वो अंतिम के दिनों में 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, लेकिन दिन हो या रात किसी भी समय त्रिवेणी श्रद्धालुओं से खाली नहीं दिख रही है। देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है उस सड़क पर जो संगम की ओर जाती है मीडिया सेंटर से। आप देख सकते हैं इसे काली सड़क कहते हैं और काली सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 57 करोड़ लोगों ने 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जब से यह स्नान पर्व शुरू हुआ है अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। सूर्य की लालिमा आप देख रहे हैं कि सूर्य जैसे निकल रहे हैं उसी तरह से श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। अब मौसम भी बेहद अच्छा है जिसकी वजह से देश के कोने कोने से लगभग हर राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में हर कोई पुण्य का भागीदार बनना चाह रहा है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कोटा झालावाड़ से आए राजस्थान से जी, यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? कुछ पैदल भी चलना पड़ा होगा? व्यवस्थाएं तो बढ़िया है, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे योगी जी की और हम इससे प्रसन्न हैं। हम झालावाड़ से आए, श्रद्धा की वजह से भीड़ आ रही है यहाँ पे। लोगों की श्रद्धा है। 144 वर्ष का जो मामला है वो कितना काम कर रहा है? बहुत ज्यादा काम कर रहा है वो। अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं देखने को मिली है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोग आ रहे हैं और स्नान करके अपने घर वापस जा रहे हैं। हर व्यक्ति व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। इंदौर से अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे स्नान की, आने जाने की व्यवस्था सब अब की बार पहले जितनी भी चीजें पिछली बार हुई थी उसके हिसाब से अब की बार अच्छी व्यवस्था दिख रही है मुझे। ये यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था है वो शानदार व्यवस्था है। इसी को देखते हुए पूरे श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए गंगा जी का। और आपने स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं थी संगम तट? बढ़िया शानदार स्नान हुआ, बढ़िया मजा आ गया। महाकुंभ मेले में आ रहे लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर बिल्कुल थकावट दिखाई नहीं दे रही। जो यहाँ पर अपने सर पर गठरी लिए, झोला लिए और एकदम यहाँ पर पैदल चले आ रहे हैं। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई थकान नहीं है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर सभी के मन में ऐसी कामना है कि वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं और इसी भावना के साथ लोग यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 60 से 65 करोड़ तक भी पहुँच सकता है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे विधानसभा की खबर के साथ, जहां पर आज सदन में शून्यकाल में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग पर सरकार ने जवाब दिया। सरकार के जवाब से कांग्रेस के विधायक संतुष्ट नजर आए। वहीं जवाब के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कार्रवाई करने की भी मांग की। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास अगर कोई सबूत है तो बताएं। बिना बात के सदन की कार्यवाही को बाधित करने का कांग्रेस ने काम किया। मीडिया के माध्यम से माननीय श्री किरोड़ीलाल मीणा जी जो हमारे मंत्री महोदय का एक बयान संज्ञान में आया जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। अभी अब हो गया? हाँ, अब 2 मिनट आप बोल लो फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। बात ये आती है कि जब आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात, आप उस पर कार्रवाई करिए। और ये पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे
कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उद्घाटन करवा सकता हूं। यह बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, दो बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है और वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगा